नमस्कार साथियों। हमने आदिकाल की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझा था। आज हम बात करेंगे रासो साहित्य के सामान्य परिचय और इसके कालखंड के बारे में। जब हम हिंदी साहित्य के आदिकाल को देखते हैं तो वहाँ हमें विविध प्रकार की काव्य धाराएँ देखने को मिलती हैं, जैसे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। लेकिन इन सब के बीच जो धारा सबसे अधिक प्रखर, ओजस्वी और लोकप्रिय होकर उभरी वही रासो साहित्य कहलाई। रासो साहित्य मुख्य रूप से सामंती परिवेश और राजाश्रय में लिखा गया काव्य है। इस दौर के कवि केवल कलम के ही धनी नहीं थे, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर वे अपने राजा और मित्र के साथ युद्ध के मैदान में तलवार भी भांजते थे। यही कारण है कि रासो काव्य में युद्धों का जो वर्णन मिलता है वह बेहद सजीव, प्रामाणिक और आंखों देखा लगता है। आज हम इसके विषय वस्तु की बात करेंगे। तो रासो काव्य दो प्रमुख रसों पर टिका हुआ है, वीर रस और श्रृंगार रस। जहाँ एक ओर राजाओं की वीरता, पराक्रम और युद्धों के कौशल का बखान वीर रस में किया गया, वहीं दूसरी ओर राजकुमारियों के सौंदर्य और उनके परिणय कथाओं को श्रृंगार रस में पिरोया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी वीर गाथात्मक प्रवृत्ति के कारण आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी थी। अब हम बात करते हैं इसके कालखंड की, यानी समय सीमा की। रासो साहित्य का मुख्य प्रभाव संवत 1050 से संवत 1375 के मध्य माना जाता है। यदि हम इसे ईस्वी सन के अनुसार देखें तो यह लगभग 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच का समय बनता है। यह वह दौर था जब भारत पर विदेशी आक्रमणों का संकट मंडरा रहा था। देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और उनमें आपसी होड़ और संघर्ष जारी था। ऐसे अशांत वातावरण में रचे गए इस साहित्य ने तत्कालीन समय की हर हलचल को अपने भीतर समेट लिया। रासो साहित्य केवल वीरों की गाथा मात्र नहीं है, बल्कि यह उस युग की भाषा, विशेषकर डिंगल और पिंगल और उस समय के सामाजिक ताने बाने को समझने का सबसे बड़ा माध्यम है। संक्षेप में कहें तो रासो साहित्य आदिकालीन हिंदी साहित्य की वह अमूल्य धरोहर है जिसने आगे चलकर भक्तिकाल और रीतिकाल की पृष्ठभूमि तैयार की, नींव रखी। आज के लिए बस इतना ही। कल के सत्र में हम जानेंगे विभिन्न विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार की है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इस पर क्या मत है। धन्यवाद।